we all understood that US problem is because of the skilled labor shortage in US, and because of that they have taken that stern decision of putting the economy into even recession. How much of that skill labor related inflation is that big enough for US, which has created that kind of situation? When it was getting built up, why it could not be noticed earlier, which posed this kind of situation? That is my first question. And second question, with all the things what is happening around the world, whether we call it global macroeconomic situation, whether we call it continuous rising interest rate in US, or possibly everybody following the same thing, looks like the money is going to go to US, the dollar index is going to improve for next some time, and which might result in INR ultimately getting depreciated further. हमने देखा है पिछले 6 महीनों में किस तरह से करेंसी मूवमेंट हुआ है. So at the end of the day, this is going to impact our growth because of the imported inflation. We are net import economy. So where do you see the currency getting stabilized? जहाँ से possibly that will take a upward turn, and how much it can impact our GDP as well, because eventually everything is linked with it. So these are the two questions. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू है, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. आप सारे CXO मेंबर्स हैं, बहुत सीनियर हैं इंडस्ट्री के, एंड आप कई अपनी अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं. तो वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन रियली मीन अ लॉट. साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने विनोद सर को इसलिए बोला कि एप्रिसिएशन ग्रेटिट्यूड इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट कि सारे वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. आई अज्यूम कि आप सबके मन में रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड है. मैं सिर्फ बच्चों को ये मैसेज देना चाहता था विनोद जोशी जी के माध्यम से, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड लाइफ में खो चुकी है, भूल चुकी है. तो मैं उनको वो इशारा देना चाहता था कि बच्चों के दिमाग में लाइफ में ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. तो इसलिए कोई वो मतलब थैंकफुल हूं मैं ऑलवेज. आप सारों को ग्रेटिट्यूड आता है, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन आते हैं. जय सर, जो आपका पहला सवाल है उसमें स्किल्ड लेबर के कारण उनका इन्फ्लेशनरी का चैलेंज नहीं है, अनस्किल्ड लेबर के कारण है, अनस्किल्ड लेबर की शॉर्टेज के कारण है. इट्स जस्ट सिमिलर जो यूके में अभी हुआ था. क्योंकि यूएस में पहले एक तरह से काफी तरह का चैलेंज रहता था कि अनस्किल्ड लेबर नहीं मिलती थी, और वो मैक्सिको का बॉर्डर और वो सारा जो क्योस रहता था, तो जिसके कारण अनस्किल्ड लेबर काफी आ गई. मगर सिंस ज्यादा आ गई तो अब धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो ट्रंप साहब ने ऐसी पॉलिसीज कर दी कि मैक्सिको में वॉल कर देंगे और ऐसा करते हैं, और कई अनस्किल्ड लेबर को वापस भी जाना पड़ा. अब इस टाइम पे इन द लास्ट 2 years जब मैसिव पंपिंग ऑफ मनी हो गया और ट्रंप साहब ने पूरी पॉलिसी मेकिंग कर दी, तो 2 years में मैसिव इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर आया वो मेजरली बिकॉज ऑफ द रियल वेज ग्रोथ आ गया, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग थे, स्पेशली विद द काइंड ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स जो यूएस गवर्नमेंट ने इंजेक्ट करे वगैरह. उसके रेपरकशन उनको अब दिख रहे हैं. जो स्किल्ड या जो मैं यूं कहूंगा जो हायर एंड पे जो लोग हैं, उनकी तो जॉब लॉसेस हो ही रही हैं और वो कंटिन्यू ही रहेंगी. यानी वहां पे जॉब लॉसेस का ये वाला चैलेंज रहेगा. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमें कई कंपनीज में ऑलरेडी दिख रहा है और आने वाले समय में हमें ये जॉब लॉसेस और दिखेंगे वहां पे, और प्रेशर सिचुएशन दिखेगा. सो दूसरा जो पार्ट है, ग्लोबली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समझ रही है या जो समझाने की कोशिश कर रही है, वो यही है कि डेफिनेटली इंडिया को, और थैंकफुली आपने वो सेकंड पार्ट कवर किया जो मैं अमित सारंग जी को बहुत साइलेंटली बोलना चाहता था, कि आरबीआई को थोड़ा सा इंटरेस्टेड इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा रुपी डी वैल्यू करेगा और उसके कारण हमारा इंपोर्ट लिंक्ड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. उसको थोड़ा थोड़ा मैनेज करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है. मगर मैं ये पहले भी जिक्र किया और मैं दोबारा जिक्र करता हूं, आरबीआई कहीं पे भी रुपी डेप्रिसिएशन को रोकना नहीं चाहता है. आरबीआई के शक्तिकांता दास साहब ने भी ये अपनी स्पीच में दोबारा रीआइटरेट भी करा है कि हमारे दिमाग में डॉलर रुपी का कोई रेट हमने नहीं मान रखा जिसको हमें लेकर चलना है. और ये मैं पहले कई सालों से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रुपी डेप्रिसिएशन जब होता है तो कई पॉलिटिकल वॉर न्यूज चैनल पे शुरू होती है, रुपी डिवैल्यू हो गया, रुपी वगैरह वगैरह. आरबीआई का पर्पस रुपी डिवैल्यूएशन को बचाना नहीं है. आरबीआई का पर्पस एक ही है, वो ये है रुपी की डिवैल्यूएशन हो या एप्रिसिएशन हो, उसमें वॉलेटिलिटी कम से कम रहे.
उस कम से कम को मेंटेन करने के लिए आरबीआई नीचे भी इंटरवीन करता है और ऊपर भी इंटरवीन करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई इंटरवेंशन रुपी डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए कर रहा है। इन द मीनवाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रुपी डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए नहीं कर रहा है और करते करते अगर रुपी डेप्रिशिएट ज्यादा होता रहा तो हमारा इंपोर्ट्स जो हैं उसके कारण हमारा इन्फ्लेशन चैलेंज बन सकता है। उसी को तो रॉबस्ट बनाने के लिए हिंदुस्तान में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को पैदा किया जा रहा है जिसमें हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं, जो कि पहले कई सालों तक हमने नहीं करी। एंड वेरी सॉरी टू से, हमने कई बार इसके ऊपर वेबिनार भी किया, वेरी सॉरी टू से कि हम आरसीईपी के पार्ट रहे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के पार्ट रहे, जिसमें जानबूझ के जो वर्ल्ड था ड्रिवन बाय चाइना, स्पेशली जो वर्ल्ड में 16 कंट्रीज थे जो आज की डेट में 15 रह गए हैं, ड्रिवन बाय चाइना, दे वर वांटिंग टू एक्सप्लॉइट इंडिया, बिकॉज वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया की वो इंडस्ट्री फ्लरिश करे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट वर्ल्ड को है। तो इंडिया आज तक वो बनाता रहा जो वर्ल्ड को ज्यादा नहीं चाहिए, और इंडिया आज तक वो इंपोर्ट करता रहा जो इंडिया कभी बना ही नहीं पाया। एंड थैंकफुली ये जो स्टेप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का लिया, इसका पर्पज ही ये है कि आने वाले समय में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से ज्यादा सरपास कर जाए। तब तक कोशिश ये है कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड या करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो, जिसके लिए हमें एफडीआईज चाहिए, और एफडीआईज भरमार हिंदुस्तान में आ रही हैं बिकॉज ऑफ द गुड पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस, या जो भी हम कह सकते हैं। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करूंगा, बट ओवरऑल जो हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है, मैं उस पर्सपेक्टिव से आंसर करने। थैंक्स अमन, काफी हद तक आपने क्लियर कर दिया। जस्ट वन लास्ट पॉइंट जस्ट टू समराइज दिस कॉन्वर्सेशन। फिर भी अगले 3 से 6 महीने में आपको, which is going to be very critical time for everyone including us, what do you see where the rupee getting settled down? I know you mentioned that RBI not want to define a range, but what can be the reasonable prediction for INR versus USD? इसको सर हम यूं समझ लेते हैं कि जब सारे चैनल्स, जब सारे कंसल्टेंट्स ये कहना शुरू कर दें कि 85 जाएगा, तो हमें समझ जाना चाहिए कि फिलहाल के लिए रुपी एप्रिशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जब सारे कंसल्टेंट, सारी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट, डॉयशे की रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, एचएसबीसी, सिटी बैंक, सब ये बोलते 85 जाएगा, तो हमें ये समझना चाहिए एप्रिशिएट होएगा। 10 में से 9 बार ऐसा होगा, एक बार हो सकता है ना भी हो, यानी कि एक बार उनकी रिपोर्ट सही भी हो सकती है, क्योंकि 10 में से 9 बार इसलिए होएगा क्योंकि बड़े लोगों ने डॉलर रुपी में प्रॉफिट बुक करना होगा जो ऑलरेडी 76, 77 से लॉन्ग गए होंगे, यानी कि लॉन्ग फ्यूचर गए होंगे। इसी को हम यूं भी समझ लेते हैं सर, बीइंग अ कॉर्पोरेट, एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको स्पेकुलेटिव पोजीशन के लिए मेरे से सवाल नहीं पूछ रहे, आप हेजिंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहने की कोशिश करता हूं, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बीट आवर बजट एंड नेवर ट्राई टू बीट द मार्केट। तो रुपी चाहे 85 जाए चाहे 75 जाए, हमें अपनी हेजिंग पॉलिसी को रॉबस्ट वे में आई थिंक बनाना पड़ेगा या बनाना चाहिए, जो कि क्यों नहीं बन पाती हम कभी इसके ऊपर जिक्र करेंगे, फिर कभी, आज नहीं मैं जिक्र करना चाहूंगा। अगर हम रॉबस्ट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना दें तो उसके कारण हम हमेशा अपने बजट को बीट कर सकते हैं, हम मार्केट को कभी बीट नहीं कर पाए। और ये समझना जितना जल्दी हो जाएगा पॉसिबल उतना ही आसान हो जाएगा हमारी लाइफ के लिए। और इसमें एक जो 2-3 क्रक्स में बताने की कोशिश करता हूं। पहला, नॉर्मली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुरू होती है, हेजिंग मींस फॉरवर्ड, ऑप्शंस का मतलब लॉस। दूसरा, ऑप्शंस में प्रीमियम देना है तो कभी नहीं करना। जीरो कॉस्ट स्ट्रक्चर में हमेशा लॉस हुआ है पास्ट में जो लॉस हुआ है वो स्ट्रक्चर्स जेपीवाई या स्विस फ्रैंक के ऊपर थे। तीसरा, हेजिंग करके भी प्रॉब्लम ही होती है, इससे चाहे हेजिंग नहीं करते, ये भी स्पेकुलेशन ही है। ये 3 चीजों के ऊपर हमारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, जिसके ऊपर मैं अभी फर्दर जिक्र नहीं कर रहा।